हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल का जो सिमिलैरिटी चैप्टर वो करने वाले हैं। ट्रायंगल यहाँ पे 10th क्लास में सिमिलैरिटी है और इस वीडियो में मैं आपको सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इंट्रोडक्शन की वजह से आपको 6.1 जो क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे इजीली। फिर बीपीटी कराऊंगी। बीपीटी का जो दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी होता है। बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और इस थ्योरम का कन्वर्स भी हमें करना है जिसका नाम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम लेट स्टार्ट द वीडियो। आज हम 10th क्लास की ट्रायंगल जो चैप्टर है वो हम क्लियर करेंगे। ट्रायंगल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की एंट्री हुई है सिमिलर, ठीक है। अभी हमने 9th में जो ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, जबकि 10th में हमें सिमिलैरिटी पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी बहुत इजी था और क्लियर भी हुआ था 9th में बच्चों को, उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन हम सिमिलर समझेंगे। और ठीक है, जिन बच्चों को अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं क्लियर है तो वो सिमिलैरिटी के साथ साथ उनको कॉन्ग्रुएंसी भी क्लियर हो जाएगी साथ में पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले हम सिमिलर फिगर किनको कहते हैं हम अच्छे से समझेंगे। पहले तो हम ये देख लें कि मैंने क्या लिखी हुई है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स ले लो, विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। नेसेसरली द सेम साइज का मतलब ये है कि उनकी साइज सेम हो भी सकती है और अलग अलग भी साइज हो सकती है, पर उनकी शेप जो है वो सेम होगी, ठीक है। ये है सिमिलर फिगर्स। अगर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर क्या बोलूँ, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होंगे, सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर होंगे, स्क्वायर सिमिलर होंगे एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब मैं समझा रही हूँ सिमिलरिटी क्या है। जैसे पहले तो सिमिलरिटी को समझने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी को समझना होगा, और इनको समझने के लिए ट्रायंगल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलो मैं पहले सर्कल से समझाती हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने सर्कल ड्रॉ की तो यहाँ पे दो सर्कल हमने सेम रेडियस की ड्रॉ की। सपोज हमने जो 2 सेंटीमीटर की रेडियस वाली दो सर्कल हमने ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेडियस सेम होते, हमने 9th में पढ़ी है कि अगर रेडियस सेम है दोनों सर्कल के तो वो दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करती हूँ कि कोई दूसरा मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ जो कि 1 सेंटीमीटर वाला है, 1 सेंटीमीटर सर्कल वाला कोई सर्कल है, तो अगर हम 2 सेंटीमीटर वाले से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने की शर्त क्या है, दोनों की रेडियस इक्वल होनी चाहिए सर्कल के केस में। और अगर रेडियस अलग अलग है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे बट ये सिमिलर होंगे, ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है ना। सारे ही सर्कल आपस में सिमिलर होते हैं, चाहे किसी भी रेडियस की ले लो, क्योंकि उनकी शेप जो है वो सेम होती है। तो ये अपना ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। और कोई भी दो लाइन सेगमेंट भी सिमिलर होंगे क्योंकि उनकी शेप सेम होती है। स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो सारी स्क्वायर की बात करें तो मैंने 2 स्क्वायर बनाई, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर वाली 2 स्क्वायर बनाई, 1 सेंटीमीटर साइड वाली, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि दोनों की जो शेप है बिल्कुल सेम है और साइज़ भी सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के केस में हमने पढ़ी है कि बिल्कुल ओवरलैप होता है फिगर, ठीक है। और अगर मैं कोई दूसरा सर्कल स्क्वायर बनाती हूँ जो कि यहाँ पे कुछ अलग से बना लेते हैं, जैसे कोई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइड वाली हमने स्क्वायर को ड्रॉ की, ठीक है। और अगर हमने किसी एक से कंपेयर कर ली तो ये दोनों जो आपस में होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बट ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि इनकी शेप तो सेम है बट साइज़ अलग है। हाँ, एक और बात ये है कि ये 2 सेंटीमीटर की बात करो या ये दोनों सर्कल की बात करें, इन दोनों स्क्वायर की बात करें, तो ये आपस में साथ साथ सिमिलर भी होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि इनकी जो शेप अभी भी सेम है। हम शेप से मतलब अगर शेप सेम है तो हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रफ एक आइडिया। और जबकि ये दोनों अगर हम बात करें तो आपस में सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये भी आपस में सिमिलर तो है बस कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पर ये दोनों जो आपस में 1 सेंटीमीटर वाले सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। तो यहाँ हमने बोली सिमिलरिटी के केस में साइज़ अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, पर कॉन्ग्रुएंट के केस में साइज़ भी सेम होना बहुत ज़रूरी है। और सिमिलरिटी क्लियर होती है अपनी जब हम सर्कल करेंगे ट्रायंगल का करेंगे तो हमें सिमिलरिटी अच्छे से क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर्स में एनी 2 लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे ही सर्कल आपस में सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं,
ठीक है। तो ये नोट इससे निकल के आता है जो अभी को हमने समझा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर आपस में सिमिलर होते हैं, बट दो सिमिलर फिगर ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हों। दो सिमिलर फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दोनों सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ये दोनों सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब हम किसी भी पॉलीगॉन की बात करेंगे। पॉलीगॉन में हमें कोर्स में क्या है, ट्रायंगल पढ़ना है, लेकिन हम किसी भी पॉलीगॉन की सिमिलरिटी के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो अगर सिमिलर फिगर हैं तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होंगे। अब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमने सपोज़ ट्रायंगल ही ले ली, ट्रायंगल को समझा, ठीक है, तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल का मतलब है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी, ए बी सी और डी ई एफ हमने दो ली। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी यहाँ पे है, बी इक्वल टू एंगल ई मैं बता रही हूँ, और ये जो सी है वो जो ई के इक्वल, एफ के इक्वल है। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का मतलब क्या है, जैसे कॉरिस्पॉन्डिंग ए बी का कॉरिस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है, डी ई, तो ये मैंने लिखी डी। फिर अगर ए सी की बात करूँ तो ए सी उसके दूसरे कौन सा होगा, डी एफ, तो ये हमने डी एफ लिखी, इक्वल टू बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में क्या होगा, ई एफ। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो उनके सबसे पहले तो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड से, एक ट्रायंगल का कंपैरिजन दूसरे ट्रायंगल से ही करना होगा हमें, एक स्क्वायर का कंपैरिजन दूसरे स्क्वायर से ही करना होगा सिमिलरिटी के लिए। और जब दो सिमिलर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। और सिमिलरिटी प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका, ट्रायंगल को हम ट्रायंगल के जब थ्योरम करेंगे तो सबसे अच्छे से क्लियर होगा। तो हम अब इसके बाद थ्योरम करेंगे, फिर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये थोड़ा नोट्स एक्सरसाइज 6.1 अपना, अगर इस नोट्स को अच्छे से समझ लेते, पढ़ लेते, तो 6.1 के सारे आंसर अपने आप तुम्हारे इजीली तुम लोग टिक कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वो आप करिए। और इस नेक्स्ट हम करते हैं थ्योरम। अब हम ट्रायंगल का जो थ्योरम नंबर 1 है 6.1, वो थ्योरम हम सीखेंगे। और जो 6.1 एनसीईआरटी में है वो थ्योरम अपना थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, और उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन में तो चाहे तुमसे ये बोल के पूछे या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछे, तो सेम तुम्हारा थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम अपना क्या है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, जैसे मैं यहाँ से समझा रही हूँ कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये बी सी के पैरेलल डी हमने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये intersect कर रहा है दोनों D और E पॉइंट पर, ए बी और ए सी पर, जो बचे हुए दो साइड पे intersect कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है टू intersect the other two sides in distinct point। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे दोनों बचे हुए साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये जो जैसे ए बी जो है वो डी उसको दो पार्ट्स में बांट रहा है, ई जो है ए सी को दो पार्ट्स में बांट रहा है, तो वो पार्ट्स कुछ इस तरह से बढ़ते हैं कि उनके जो एक रेशियोज जो है इक्वल होते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये है अपना थ्योरम। तो हमें थ्योरम में सबसे पहले गिवन लिखना होता है। गिवन में क्या है, अपने पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, और जहाँ पे डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और डी और ई जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और ए सी पे अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हमें ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या आ रहा है, हमें कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है कि ई एल परपेंडिकुलर ऑन ई डी और डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई। ठीक है, और हमें बी ई और डी सी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ ए बी के साइड से देखते, इस तरफ से पहले हम कुछ काम करेंगे। यहाँ इधर से देखेंगे तो जो ए डी पार्ट है उस पर एक ए डी को अगर बेस समझते हुए देखते हैं तो ए ई डी एक ट्रायंगल है जिसमें जो हाइट है वो जो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, वो ई एल है। ठीक है, इधर से एक और ट्रायंगल दिख रहा है अपने पास डी बी बेस पर। एक बार हम ए डी बेस की ट्रायंगल को देखने वाले हैं और दूसरी बार पार्ट्स में हम डी बी बेस के ट्रायंगल को देखने वाले। तो डी बी पे जो बेस है वो कौन सा ट्रायंगल है, डी बी बेस पर डी ई बी।
अब इसमें बेस तो db है। अब ये सवाल उठता है इसकी हाइट क्या है। तो ठीक है, अगर हम अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे कई ऐसे ट्रायंगल होते हैं, मैं समझा रही हूँ कि जैसे मैं इस वर्टेक्स से इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर डालना चाहूँगी तो वो बाहर ऑटोमेटिक बाहर उसकी हाइट जाती है। तो कई ऐसे केसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल नॉर्मल केस के जैसा अपने ट्रायंगल में बेस पे डाली और बेस अंदर ही इंटीरियर पे ही हाइट हो। कई बार एक्सटीरियर पे भी, ट्रायंगल के बाहर भी जो हाइट हो सकती है, ऐसा केस होता है, छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर की। कई बच्चों को थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम होती है कि DBE जो है इसका हाइट कहाँ है, तो एक्सटीरियर पे। तो EL जो है वो ADE ट्रायंगल पे भी हाइट होगा इस वाले पे, और ये जो ट्रायंगल है DEB उसकी भी हाइट EL होगी। तो हम दोनों का एरिया लिखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि एरिया, यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है अपने पास, बेस है अपने पास AD, ठीक है, बेस AD है और हाइट उसकी क्या है EL है, तो ये इंटू EL करी हमने। ठीक है, और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया हम इसको नीचे लिख लेते हैं ये। ठीक है, अब हम अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हम लिखते हैं, ट्रायंगल DEB। जब DEB लिखते हैं तो इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस तो अपने पास DB है, ठीक है, DB, और इसमें हाइट क्या है, हाइट मैंने समझाई थी, इसका हाइट जो एक्सटीरियर पे है EL, तो हाइट इसकी EL, दोनों ही केस में EL ही हाइट है दोनों ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम डिवाइड कर देंगे। इसको तो हम चाहे तो हम यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दी। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ DBE जब लिखेंगे तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, EL से EL कैंसिल, और AD अपॉन DB है, ये आएगा अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। फाइनली हम लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो एक मिनट मैं इसको लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ठीक है, किसके इक्वल आया, AD बाय DB, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। अब अगेन हम फिर से क्या करने वाले हैं, इस तरफ से स्टडी करेंगे, AC के बेस के साइड से, AC जो साइड है उसकी, तो AC में फिर से AE जो बेस है, इस ट्रायंगल की बात करें तो AE बेस की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इस बार DM होगी, और अगर मैं EEC वाले ट्रायंगल को ले रही हूँ, EDC वाले में, तो ये जो बेस है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट फिर से एक्सटीरियर पे जा रही है, वो है DM। इस ट्रायंगल की जो EC बेस पर हाइट जो है वो DM है एक्सटीरियर पर, और इस वाले ट्रायंगल में हाइट जो है DM है, तो DM दोनों ही में केस होगा जैसे इस तरफ से की सेम। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, ADE क्या लिखेंगे, ADE हाफ इंटू बेस में AE इंटू हाइट। ठीक है, तो ये 1/2 हाफ इंटू बेस क्या होगा, AE होगा उस ट्रायंगल का, और हाइट क्या होगी DM, जैसे मैंने समझाई, अपॉन हम फिर के वो दोनों ट्रायंगल का एरिया लिख, यहाँ मैं इक्वल का साइन ये सिंगल लगा देती हूँ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ट्रायंगल EDC बेस EC होगा और हाइट DM होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉन हाफ इंटू बेस यहाँ पे होगा EC, और जो हाइट होगी वो होगा DM। ठीक है, हम अच्छा ये एक चीज़ है कि चाहे तो हम पहले एरिया ये लिख लेंगे दोनों इक्वेशन, और फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं थर्ड स्टेप में। तो आप इसको बस एक बार कंसेप्ट समझ जाओ, इसके सॉल्व हर जगह रहते हैं अपने पास, और ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, या एरिया अलग अलग लिख के और थर्ड स्टेप में हम डिवाइड कर सकते थे। जैसे इसमें भी मैं पहले ये वाली लिख लेती एरिया, फिर ये लिखती और फिर थर्ड स्टेप में डिवाइड करती, तो ये थोड़ा अपना टाइम सेव हो रहा है, अभी हम सीखने के हिसाब से कर रहे हैं, और ऐसे हम लिख भी सकते हैं, हालांकि एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो इसको इससे डिवाइड की, ये हमने हाफ हाफ कैंसिल, और DM से DM कैंसिल, फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसी चीज़ को बस उतार रहे हैं, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये अपने पास आया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया वाइज दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हम लगा सकते हैं, ये जैसे फर्स्ट सेकेंड लगाई है तो ये थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं हम। एंड एरिया ऑफ डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। ये कैसे इक्वल होंगे? ये इक्वल होंगे ऑन द सेम बेस, triangles on the same base, कौन सा बेस है यहाँ पे? D, and between the same parallel, सेम पैरेलल कौन सा है? D पैरेलल टू BC। ठीक है, यहाँ ये एरिया वाइज इक्वल होंगे। 9th में हमने पढ़ी है, दो ट्रायंगल अगर किसी सेम बेस पे हुई, डी पे है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हो तो दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल होंगे। तो ये हमने इक्वेशन ये दे दी फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखा जाए तो अगर मैं जैसे फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखना है अपने को, ये फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो ए ई डी और ए डी सी ये फर्स्ट से एरिया वाइज इक्वल होंगे, दोनों सेम एरिया है। ध्यान से देखेंगे, ये जब ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा आपस में, ये वाली एरिया फर्स्ट और ये ऊपर वाले, नीचे वाले डी बी है ना, और ये दोनों ये आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने डी बी लिखी है, मैं इसको भी लिख देती हूँ डी बी। ठीक है, डी ई बी, और एक होगा ई डी सी, मैं इसको भी ई डी सी कर देती हूँ, ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, तो जब ऊपर ये दोनों इक्वल और आपस में इक्वल तो ऑब्जर्व करेंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एरिया ये इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी जब ये एरिया इक्वल हुआ तो उनके RHS इक्वल होंगे, तो हम बता सकते हैं AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास थ्योरम प्रूव कर दी। सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, एक बार समझा देती हूँ। इस तरफ से देखा जाए तो ये एरिया और ये एरिया, इसको हम डिवाइड करेंगे और सेकेंड बेस स्टेप में हम इन दोनों एरियाज़ को डिवाइड करेंगे उस तरफ से देख के, AE बेस और EC बेस को देखते हुए। ठीक है, और दोनों एरियाज़ में हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, तो ये ऊपर वाले दोनों एरियाज इक्वल है, सेम AD सेम एरिया होंगे, और नीचे वाले को हमने इक्वल करी किस बेसिस पे? ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल के बेसिस पे हमने इसको तो जब दोनों ही पार्ट्स इक्वल होंगे तो उनके RHS वाले पार्ट इक्वल होंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को देखते हुए हम इक्वेशन को दोनों को इक्वल बता सकते हैं। तो ये है थेल्स थ्योरम। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, तो ये आप कर लो। अब हम कन्वर्स कर रहे हैं थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम हमने अभी की, अब उसका कन्वर्स करेंगे। थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी भी कहते हैं, तो ये इस थ्योरम को हम कन्वर्स और बीपीटी भी कह सकते हैं। तो अपने पास थ्योरम क्या है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मीन्स ऐसा है कि ए बी और AC, जैसे हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, उसमें हमने AB और AC दो साइड को ली, और वो टू साइड्स को अगर कोई लाइन, यहाँ पे L लाइन इन दोनों साइड्स को कुछ इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, मीन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC मिलता है। जब ये लाइन डिवाइड करने के बाद ये रिजल्टेंट है, तो ये जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, थेल्स थ्योरम में क्या था? थेल्स थ्योरम में था कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स को मतलब किसी एक साइड की लाइन पैरेलल है तो बचे हुए दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और कन्वर्स ऐसा है कि अगर कोई लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो ये लाइन पैरेलल है। तो हमें इस लाइन को पैरेलल प्रूव करनी है। किसको करनी है? हमें DE को BC के पैरेलल प्रूव करनी है। तो DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। गिवन क्या है? ABC, a line L intersect AB at D and AC at E.
line L intersect AB at D and AC at E. ये इंटरसेक्ट कर रहा है such that किस तरह से इसको काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है AD by DB इक्वल टू AE by EC. ये अपने पास गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है D जो है वो पैरेलल है BC का. तो हम प्रूफ देंगे. ये प्रूफ हम ऐसे देने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, अज्यूम करेंगे कि D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, और हम उसके बाद उस चीज को प्रूव करके दिखा देंगे कि जैसे एक तरह से मैं बता रही हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे. हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. हम डी को पहले पैरेलल नहीं बताएंगे और बाद में हम उस चीज को प्रूव करके बताएंगे कि ये पैरेलल है. तो इस चीज को हम जैसे अज्यूम कर, पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा. तो ये चीज लिखनी होगी, अज्यूमिंग दैट डी इज नॉट पैरेलल टू BC. तो कोई दूसरी होगी. जब D BC के पैरेलल D नहीं है तो D से निकलने वाली कोई और लाइन होगी जो कि BC से पैरेलल है. तो वो लाइन कौन सी होगी, DF होगी. हमने ऐसा अज्यूम कर ली कि चलो वो D नहीं है तो DF तो होगी. तो अज्यूमिंग दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC, देन there must be another line थ्रू डी पॉइंट से, ठीक है, थ्रू D विच इज पैरेलल टू BC and the line is DF. ठीक है. तो therefore हम बता सकते हैं DF is पैरेलल टू BC. हमने भले ही अज्यूम की है तो हमने इसको पैरेलल मान के अब चलेंगे, और पैरेलल मान के हम कुछ थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे. थेल्स थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड से अगर कोई लाइन पैरेलल है तो जो रिमेनिंग टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. तो हम DF और DF जो है पैरेलल है BC के, तो पक्के में AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC होना चाहिए बाय थेल्स थ्योरम. तो हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट अगर वो पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC. और हमें रीजन लिखना पड़ेगा बाय थेल्स या बाय BPT, थेल्स थ्योरम. ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम. अब ये अपने पास आया फर्स्ट इक्वेशन. ये हम इधर या यहाँ स्पेस में मैं यहाँ डाल देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, आपको यहाँ डालना होगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज पहले से रेशियो गिवन है. ये रेशियो तो हमने अज्यूम किया, उसका रिजल्ट में ये आ रहा है कि हाँ ये चीज मिल रही है अगर हम DF को पैरेलल BC के बोलते हैं. लेकिन एक अपने पास ये है कि ये ऐसा करते हैं, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ और इसको दे देती हूँ इक्वेशन सेकेंड. इससे क्या है कि अपने पास स्पेस बचेगा, अपने को और ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा. तो ध्यान से देखेंगे सेकेंड और फर्स्ट. सेकेंड में AD अपॉन DB और AD अपॉन DB, सेकेंड में AD अपॉन DB है और फर्स्ट में है AD अपॉन DB. तो दोनों अगर इक्वल है तो उसके RHS पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड अगर हम दोनों को देखें तो इनको इक्वल कर सकते हैं RHS वाले पार्ट्स को. तो AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC. अब अपना काम कुछ भी नहीं है, इसके बाद दोनों साइड +1 करना है और अपना जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो चीज पूरी हो जाएगी. तो एडिंग बोथ साइड +1. तो मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ AE अपॉन EC +1 और AF अपॉन FC. कुछ प्रूफ करने के लिए हमें आवश्यकता ये जरूरत पड़ रही है +1 के निकले, ताकि +1 करने के बाद अपने आप अभी समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट मिलता है. इस रिजल्ट को पाने के लिए हमें कुछ इस तरह से +1 करना पड़ा. अब EC और 1 का एलसीएम क्या होगा, हमारे पास EC और 1 का एलसीएम यहाँ पे EC आ जाएगा. ठीक है. अब EC से डिवाइड की EC को तो 1 और 1 इंटू AE. जो फ्रैक्शनल वाले एडिशन है मैं वही कर रही हूँ. बस अगर किसी को ना समझ में आया बाय चांस अगर, इसलिए मैं इसको समझा के कर रही हूँ. EC को 1 से डिवाइड की तो EC और EC को 1 से इंटू की तो यहाँ पे अपना EC आएगा. ये फ्रैक्शन वाले एडिशन है, इतना बहुत आवश्यकता नहीं है. 10th क्लास के बच्चों को आती है फ्रैक्शन की एडिशन. और AF अपॉन FC प्लस 1 अपॉन 1. तो FC और 1 का एलसीएम क्या आएगा अपने पास FC. तो ये मैंने लिख दी यहाँ पे FC. FC को डिवाइड किया FC से तो 1
1 इंटू AF आ जाएगा, ठीक है। +1 यहाँ 1 के साथ अगर डिवाइड करें FC को तो FC, और FC इंटू 1 FC, ये आ गया अपने पास FC। अब डायग्राम में देखेंगे AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या मिलेगा अपने पास, AC, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे EC है, और AF प्लस FC क्या देगा, ये भी AC देने वाला है, ठीक है। हमने +1 की क्यों की थी समझ में आ गया, क्योंकि हमें कुछ ऐसा मिलेगा, दोनों तरफ AC मिला, हम AC और AC को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा EC इक्वल टू FC, ठीक है। अब हमने देखी कि EC और FC, ये EC यहां से यहां तक, ये EC और FC, जबकि हमें E और F अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ रिजल्ट में दोनों की वैल्यू इक्वल दिख रही है। EC की जो लेंथ है वो FC की भी लेंथ है, तो ऐसा तब होगा जब E और F एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करें, जहां पे भी हो, ये इतने दूर के बीच में कहीं पे भी हो, लेकिन ये पक्की बात है कि E और F एक दूसरे के साथ है। और हमने DF को पैरेलल नहीं बोली और हमने DE को पैरेलल बताई, तो इट मींस DF पैरेलल है, तब तो ये जो पैरेलल लाइन जिसको अज्यूम कर रहे हैं वो इसके ऊपर कॉन्साइड हो रहा है, एक साथ है, तो ये हमने प्रूफ कर दी कि DF पैरेलल है और DE पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है, इट मींस DF पैरेलल है। तो ऐसा EC और FC तभी होगा जब F और E एक दूसरे पे कॉन्साइड करें। तो यहां हम लिखेंगे कि बट दिस इज पॉसिबल ओनली when E and F या F and E coincide, ठीक है, ये coincide, तो therefore हम लिख सकते हैं जब coincide हो रहा है, मैंने समझा दी उस चीज को, तो therefore D पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूव कर दी, hence proved, ये हमने प्रूव करी और समझ में भी आया होगा मुझे उम्मीद है। तो अब हमने अभी कन्वर्स की इसमें, और इसके पहले हमने बीपीटी की, तो आप इसको कंप्लीट करें। और एक्सरसाइजेस की वीडियो मैंने अलग बनाई है, क्योंकि चैप्टर अपने बड़े वीडियोस लंबे होने की वजह से मैंने बीपीटी और कन्वर्स को एक साथ रखी है, और इसमें थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन भी रखी है, वो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो छोटे करने की वजह से मैंने छोटे छोटे वीडियोज अलग अलग बनाई है, आपको सारे क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेंगे, तो आप ध्यान से वीडियो को सर्च करें और देखें तो समझ में आएगा। तो आप इसको करें।